हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज आपके लिए लाई हूँ एक न्यू मांगा स्टोरी। यह स्टोरी सच में बहुत अच्छी है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की के यादें को। एक लेडी कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी हो जेम्मा, लेकिन चेरिल 15 साल से हमारे साथ रह रही है। हमारे बीच बहुत मजबूत रिश्ता है। हालांकि वह हाफमैन फैमिली की एकमात्र उत्तराधिकारी बने रहेगी, फिर भी आपको वह मिलेगा जो आपका अधिकार है। वह लड़की मन में कहती है, कौन बातचीत कर रहा है और हाफमैन फैमिली की एकमात्र उत्तराधिकारी कौन है। उसकी माँ उससे कहती है, क्या क्या तुम मजाक कर रही हो। यह केवल सामाजिक लोगों के लिए कार्यक्रम है। तुम पियानो भी नहीं बजा सकती। तुम खुद को मूर्ख बना रही हो। सचमुच मुझे तो यह भी नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें क्यों लिया। आपका ब्लड ग्रुप एलोडी जैसा ही है। उसे अपना ब्लड देने से आपकी मौत नहीं होगी। वैसे भी आप इसी के लिए हैं। टॉनी, मैंने कभी किसी को इतना बेकार नहीं देखा। क्या तुम सच में एक हाफमैन हो। बेकार चीज। फिर वह जाग जाती है। वह मन में कहती है, मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्या यह हॉस्पिटल, ये यादें किसकी थी। ए भगवान, क्या मेरा पुनर्जन्म किसी और के रूप में हुआ है। वह डॉक्टर अंदर आते हुए कहती है, पहले से ही जाग गई हो। मैंने सोचा था कि तुम मर गई हो। फिर उसका हाथ पकड़कर ड्रिप की सुई निकाल कर कहती है, तुम खून देने से बेहोश हो गई। ऐसा मत करो जैसे तुम एक विशेषाधिकार पाई हुई लड़की हो। कमजोर लड़की, सुई रास्ते से ही अटक गई है। तुम स्थिर क्यों नहीं रह सकी। ये देखकर जेम्मा उस डॉक्टर का हाथ मरोड़कर उसके सिर को जमीन पर लेटा देती है। वह डॉक्टर कहती है, अरे क्या बकवास है, तुम्हें क्या हो गया है। एक लड़की आकर कहती है, जेम्मा, वह डॉक्टर लॉन्सन है। वह तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं है। जेम्मा कहती है, सॉरी, मैं अभी उठी और मैंने उसे कुत्ता समझ लिया जो मुझे काटने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर लॉन्सन पीछे की ओर हटते हुए कहती, आप रूड और अनग्रेटफुल हैं। वह लड़की कहती है, जेम्मा, तुम्हें कैसा लग रहा है। मुझे खेद है कि मुझे अपनी बीमारी के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। तुम तो बेहोश भी हो गई थी। जेम्मा मन में कहती है, ओह, अब मुझे याद आया, इसका नाम एलोडी हाफमैन है। ये 25 साल की है, एक ओडनफोल्ड सोशलाइट, एक आइकॉनिक लेडीजियन पियानिस्ट और हीमोफीलिया की पेशेंट। यह लेडी होस्ट की आंटी एलोडी है। वह बुरी हालत में है और नम्र और सौम्य लगती है। सच, वह होस्ट को एक ह्यूमन ब्लड बैंक की तरह देखती है जो उसके इशारे पर काम करता है। होस्ट को लगातार कुछ दिनों तक अपना ब्लड निकलवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिजल्ट में वह बेहोश हो गई और भाग्य के एक क्रूर मोड़ से मैं उसके शरीर में जाग उठी। एक विक्टिम, पराया जो किसी और की छत के नीचे रहता है। लेकिन मैं वह धक्का खाने वाली नहीं हूँ जो पहले हुआ करती थी। डॉक्टर लॉन्सन कहती है, उससे माफी मांगो। वह एक घोड़े वाले शहर की लड़की है जिसे खुद के बारे में बहुत कम जानकारी है। उफ, तो फिर दुर्घटना कैसे घटी। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। एलोडी को सीढ़ियों से नीचे किसने ढकेला। जिम्मा कहती है, शांत रहो। डॉक्टर लॉन्सन कहती है, मुझे आपका रवैया पसंद नहीं है। सारी एलोडी, लेकिन वह असम्मानजनक है और मैं उससे तंग आ चुकी हूँ। जिम्मा कहती है, तो फिर अपने आप को बाहर दिखाओ। डॉक्टर लॉन्सन कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की। तुम वही हो जिसने अपने अंकल को बहकाने की कोशिश की थी। और वे चली जाती है। एलोडी कहती है, जिम्मा, डॉक्टर लॉन्सन डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है। हम उसके बिना क्या करेंगे। जिम्मा कहती है, एक एक्सपर्ट जो मुझे ग्लूकोज ड्रिप्स देता है। अगर लोगों को कुछ भी पता ना होता तो वे सोचते कि मेरी कोई बड़ी सर्जरी होने वाली है। एलोडी कहती है, जिम्मा जिम्मा कहती है, लेकिन फिर भी मैं वास्तव में यह जानना चाहती हूँ कि आपको सीढ़ियों से नीचे किसने ढकेला। आखिरकार हर दुष्ट व्यक्ति कोई न कोई निशान जरूर ही छोड़ दे आता है, राइट आंटी एलोडी। और वह जाने लगती है। जिम्मा कहती है, वैसे मैंने सुना है कि आपने मेरे लिए यह कमरा चुना है। यह कितना लकी नंबर है। एलोडी कहती है, चीजें गलत लगने लगी है। फिर वह कॉल लगाकर किसी से बात करती है, मिशेल, क्या आप जिम्मा को कुछ समझाने की कोशिश कर सकते हैं।
वह आपकी बात सुनती है। फिर हम सिटी एरिया में जिम्मा को जाते हुए देखते हैं। उसे देखकर गर्ल्स कहती हैं, वाह वह लड़की बहुत खूबसूरत है। एक लड़का कहता है, जोक्विन देखो, क्या यह वही लड़की नहीं है जिसे हाफमैन परिवार ने कुछ महीने पहले गोद लिया था? इसका नाम कैलेब ग्राहम होता है, एक रईस बच्चा। कैलेब कहता है, कुछ समय पहले जब उसने अपनी आंटी के फ्योंसी को बहकाया था तो काफी हंगामा हुआ था। अब वह पब्लिक के सामने आ गई है। जोक्विन राइट को देखते हैं। वह राइट कपल की 7वीं संतान है। जोक्विन कहता है, कैलेब कहता है, तुम्हें पता नहीं था कि उसने मेसेल गेलेव को पटाने की कोशिश की? मैं उस महिला की हिम्मत पर यकीन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उस पर दया आती है। हाफमैन ने उसे एलोडी हाफमैन के ह्यूमन ब्लड बैंक की तरह रखा है। ये कहते ही वह रुक जाता है और सामने देखने लगते हैं। कुछ बदमाश जेम्मा को छेड़ रहे होते हैं। एक बदमाश कहता है, अरे कोई उदास है क्या? तुम्हें किसी का साथ चाहिए? आपको इसका पछतावा नहीं होगा। जोक्विन कहता है, कैलेब जाओ उसकी मदद करो। कैलेब कहता है, क्या? अगर वह मुझसे चिपकी रहेगी तो मैं बस यही कहूंगा कि तुमने मुझे भेजा है। फिर मन में कहता है, उफ, मुझे पूरी उम्मीद है कि वह ऐसा नहीं करेगी। फिर देखते हैं कि एक बंदर दूर जाकर गिरता है। ये देखकर तो कैलेब का होश ही उड़ जाता है। फिर जेम्मा हाथ झाड़ते हुए उनके ऊपर ही खड़ी होती है। पीछे से बदमाश चाकू से वार करते हुए कहता है, तुम कमीनी कुतिया, तुम मर चुकी हो, और उसकी ओर बढ़ता है। लेकिन हमारी जेम्मा मुड़कर उसके गाल पर ही मुक्का मार देती है। ये देखकर कैलेब तो हैरान होकर कहता है, रुको रुको, क्या जेम्मा हाफमैन को कुछ दिन पहले हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया था? तो यह हाई स्किल्ड फाइटर कौन है? जोक्विन उसे ही देख रहा होता है। वह कहता है, यह इंटरेस्टिंग है। कैलेब अपने आप को पीछ काटते हुए कहता है, यह कोई सपना नहीं है। जोक्विन कहता है, उसने इन लोगों को बेहोश करने के लिए काफी ताकत लगाया है, लेकिन इससे अधिक कोई नुकसान नहीं हुई। कैलेब कहता है, और मुझे मत बताओ कि वह प्राचीन मार्शल आर्ट्स जानती है। अगर वह ऐसा करती है तो हाफमैन उसे ऊंचे स्थान पर रखेंगे, है ना? जोक्विन मन में कहता है, प्राचीन मार्शल आर्ट्स। जेम्मा पीछे से कैलेब के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, तुम। कैलेब का तो हाल बेहाल हो जाता है। वह कहता है, ओ माय गॉड, यह वही है। उसने मुझे उसके बारे में शिकायत करते हुए नहीं सुना, है ना? वह तो डर के मारे घुटने पर बैठ जाता है। कैलेब कहता है, मुझे खेद है कि मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। प्लीज दया करें। ये सब कुछ तो हमारी जेम्मा के समझ में नहीं आ रहा होता है। जोक्विन कहता है, क्या तुम उसे प्रपोज कर रहे हो? कैलेब तो रोते हुए कहता है, मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर सकता। जेम्मा उसकी ओर देखते हुए कुछ भविष्यवाणी करती है। वह कहती है, 3 दिन बाद शाम 7 बजे एम्बर एवेन्यू पर नंबर 1 टैवर्न आपके साथ कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन आप सुरक्षित बच निकलेंगे। कैलेब कहता है, क्या? जोक्विन कहता है, आप फॉर्चून टेलर है या कुछ और? जेम्मा टॉपिक चेंज करते हुए कहती है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी, लेकिन थैंक यू। जेम्मा मन में कहती है, मैं अपनी डिविनेशन एबिलिटी को टेस्ट कर रही थी। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी फुल पावर वापस पाने के लिए अभी भी कुछ समय लगेगा। जोक्विन कहता है, अरे क्या मुझे भी पढ़ने के लिए मिल सकता है? कैलेब मन में कहता है, वह क्या सोच रहा है? यह लड़की क्लियर तौर पर ऐसी नहीं जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। कैलेब बीच में आते हुए कहता है, बस उसे इग्नोर करो। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? हम तुम्हें लिफ्ट दे सकते हैं। जेम्मा वापस जाते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन उसका पेट से तो आवाज आने लगता है। ये सुनकर जोक्विन हंसने लगता है और कहता है, बच्चे हम तुम्हारा एहसान चुकाना चाहते हैं। क्या तुम हमारे साथ डिनर पर आना चाहोगी? सीन शिफ्ट होता है। हम हान चेम्बर को देखते हैं। वे तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। कैलेब कहता है, क्या तुम हान चेम्बर के ओनर को जानते हो क्वीन? यहाँ तक कि मेरे डैड को भी यहाँ 3 महीने पहले टेबल बुक करनी पड़ती है। तुम अपनी पसंद की कोई भी चीज ऑर्डर कर सकती हो। उसकी ट्रीट है और उसके पास जलाने के लिए बहुत सारे पैसे हैं। जेम्मा कहती है, ओह मैं तो जस्ट अपोजिट हूँ। ये सुनकर कैलेब ने जो सोचा था वह टूट जाता है। कैलेब कहता है,
रुको, क्या हाफ मेंस तुम्हें भत्ता नहीं देते? फिर मन में कहता है, हाफ मेंस डोमेस्टिक एम्प्लॉयज के रखने का खर्च उठा सकते हैं तो क्या निश्चित तौर पर उसके लिए भत्ता दे सकते हैं? जेम्मा कहती, मेरे ग्रेड बहुत खराब है, मैंने कभी कोई शिष्टाचार का लेसन नहीं लिया है। मुझे नहीं पता कि फूलों को कैसे सजाया जाए या सही तरीके से काढ़ा कैसे बनाया जाए। मैं फैमिली के लिए शर्मिंदगी का कारण हूँ, वे मुझे पैसे क्यों देंगे? जोक्विन कहता है, ओह ठीक है, मैं गेस कर रहा हूँ कि वे सतही और अंधे हैं। मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास एक मेडिवेल रॉयल की टेबल मैनर्स है। केलेब मन में कहता है, डटे रहो। अब ये रॉयल मैनर्स के बारे में कैसा है? जेम्मा मन में कहती है, कुछ आदतें तोड़नी मुश्किल होती है। यह 15वीं सेंचुरी का मिडिल का था जब मैं पहली बार अर्थ पर आई थी। उस समय मुझे मेडवेल वेलिफिसिया के सभी रूलिंग फैमिलियों द्वारा एक सम्मानित गेस्ट के तौर पर माना जाता था और अब समय आ गया है कि मैं अपनी नई पहचान को अपनाऊं। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की स्पिरिचुअल एनर्जी अब तक सूख चुकी होगी, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। मुझे इस रेस्टोरेंट में यूज किए गए सेंसर से निकलने वाले धुएं में बहुत हल्की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है। मेरी पहली प्रायोरिटी पूरी ताकत पर वापस आना है। जेम्मा कहती है, तो क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें ऑर्डन फोल्ड में देखना चाहिए? केलेब कहता है, बहुत सारे। तुम यहाँ पर कितने समय से हो? क्या तुम कभी किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन जगह पर गई हो? जेम्मा कहती है, फ्रीडम एक लग्जरी है, एक ह्यूमन ब्लड बैंक इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जोक्विन उसे लाल खजूर का सूप देते हुए कहता है, इसे पियो, यह पोषण से भरपूर है। तुम बहुत पतली हो। एलोडी हॉफमैन पिछले साल कितनी बार घायल हुई है? जेम्मा अपनी उंगलियों को गिनते हुए कहती है, 1 2 3। खैर, उसे लगभग 20 बार हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। केलेब कहता है, क्या तुमने उसे कितने बार ब्लड डोनेट किया है? जेम्मा कहती है, शायद उससे भी अधिक। फिर मन में कहती है, नहीं तो मैं आधी मरी हुई शरीर में क्यों जागती? जोक्विन कहता है, वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती है। साइड से केलेब मन में कहता है, वह सॉफ्ट टोन में बोलता है और इसका एक ही रीजन है कि वह पागल हो रहा है और यह खराब होने वाला है। केलेब कहता है, तुम सही हो क्वीन, उसे और खाना चाहिए। वेटर को बुलाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं स्टिर फ्राइड पोर्क लीवर ले सकता हूँ? उसी रेस्टोरेंट में मिशेल गेलोवे की एंट्री होती है, जो 4 बड़े फैमिलीज में से एक का उत्तराधिकारी है और एलओडी का मंगेतर भी। वेटर कहती है, मिस्टर गेलोवे, आइए मैं आपको आपकी टेबल दिखाऊं, प्लीज इस तरफ आए। उसका एक साथी कहता है, अरे वहाँ देखो, क्या वह जोक्विन राइट नहीं है? 3 साल तक एब्रॉड में रहने से भी उनमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। और जेम्मा, उसका साथी, वहां आए हुए अपने गेस्ट से कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर गेलोवे एक बेकाबू बच्ची को डिसिप्लिन सिखाने गए हैं। मिस्टर गेलोवे थोड़ी देर दूर रहेंगे, वह अभी वापस आएंगे, प्लीज बैठ जाइए। जोक्विन कहता है, कुछ और लो। जेम्मा कहती, नहीं। जोक्विन कहता है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है। जेम्मा कहती, लेकिन मुझे ऑफर से नफरत है। मिशेल पर्दा हटाकर कहता है, क्या आप इन लोगों के साथ घूमने के लिए हॉस्पिटल से निकले थे? मेरा समय कीमती है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आप एलोडी को चिंता में डाल रही हैं। यह ठीक नहीं है, आप उसके पास घर जाओ। उसका साथी कहता है, मिस जेम्मा हॉफमैन, कुछ सेल्फ अनवर्स रखें और पीछे हटे। मिस्टर गेलोवे बहुत बिजी व्यक्ति हैं, उसके पास के लिए समय नहीं है। जेम्मा तो उसे इग्नोर कर कर कहती है, हाउ फनी, तुमने मुझे यहाँ उपदेश देने के लिए ये सब खिलाया है। वास्तव में यह चिपकने वाला व्यक्ति यहाँ कौन है? मिशेल कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जोक्विन कहता है, यह अमेजिंग है कि कुछ लोग अपने लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मुझे इस आदमी के बारे में कुछ खास नहीं दिखता। तुम्हें पता है क्या, मैं वास्तव में बहुत अच्छा लड़का हूँ। केलेब कहता है, पहली बार मैंने मिशेल गेलोवे को पेग में उतारते देखा है। क्वीन, तुम और जेम्मा एक बेहतरीन टीम है। जोक्विन कहता है, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। वहाँ देखने लायक बहुत सारी जगहें हैं, अम्यूजमेंट पार्क, एक्वेरियम और टीवी टावर के पास यह अंडरग्राउंड मार्केट है, जहाँ तुम पत्थरों पर जुआ खेल सकती हो या रीडिंग ले सकती हो। जेम्मा कहती है, रीडिंग? हाँ, तुम जानते हो मुझे टेरो रीडिंग पसंद है, स्पिरिचुअल एनर्जी की शॉर्ट सप्लाई के साथ। मुझे आश्चर्य है कि क्या वहाँ कोई और रियल टेरो रीडर है। जोक्विन कहता है, मैं जानता था कि अजीब चीजें उसके मन को गुदगुदाएंगी। वह कोई सामान्य लड़की नहीं है।
लेकिन मार्केट रात 12 बजे तक नहीं खुलता है। मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। किसी लड़की का वहाँ अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हम जेम्मा का घर देखते हैं। जोक्विन जेम्मा को घर छोड़ने के लिए आया होता है। जोक्विन कहता है, मैंने सुना है कि आप मिशेल गेलेवे को रेस्टोरेंट से यहाँ लाई हैं। जेम्मा कहती है, उन्होंने कहा कि वह मुझे ग्रीनफील्ड हाई स्कूल में भेजेंगे। यह रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। इसमें कुछ भी सीरियस नहीं था, लेकिन उन्हें पता चला कि एलोडी और मेरा ब्लड ग्रुप एक ही है। जोक्विन कहता है, इसीलिए हाफ मैन तुम्हें अंदर ले गया। एक ब्लड डोनर जो 24/7 हावर्स उपलब्ध है। किसी भी तरह से वे इस अवसर से चूकेंगे नहीं। वह उसकी सिर को सहलाता है। जेम्मा कहती है, तुम क्या कर रहे हो? जोक्विन कहता है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, देर हो रही है, अंदर की तरफ जाओ, मैं तुम्हें दरवाजे तक चलते हुए देखूंगा। जेम्मा कहती है, ओके बाय। और जेम्मा अंदर की ओर जाती है और उसे जाते हुए हमारा जोक्विन देख रहा होता है। दरवाजा खुलता है। बटलर कहता है, मिस जिम्मा, आप फाइनली घर आ गई। आपने हॉस्पिटल छोड़ने की आज़ादी ले ली। मिसेस हाफमैन का कहना है कि वह नहीं चाहते कि आप आज रात घर आएं। जब तक आप माफ़ी नहीं मांग लेते आप अंदर नहीं आएंगी। मिस जेम्मा प्लीज़। जेम्मा वापस जाते हुए कहती है, ओके। लेकिन बटलर उसके आगे आकर कहता है, आपको इतना जिद्दी क्यों होना पड़ता है? बस मिसेस हाफमैन और मिस एलोडी से माफ़ी मांगे और आप ठीक हो जाएंगे। उनके खिलाफ जाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आप कभी भी मिसेस हाफमैन के गुड साइड पर नहीं जा पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। जोक्विन कहता है, एक बटलर अपने एम्प्लॉयर को ऑर्डर दे रहा है? क्या मिसेस हाफमैन ने आपको ऐसा करने की परमिशन दी थी? जेम्मा कहती है, तुम अभी भी यहीं हो? बटलर मन में कहता है, वह और जोक्विन राइट एक दूसरे को कैसे जानते हैं? ओह गॉड। जोक्विन कहता है, यह अच्छी बात है कि मैंने नहीं छोड़ा, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाता। जेम्मा मन में कहती है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात करके अपना समय क्यों बर्बाद करूं जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि मैं कब फिजिकल होंगी। जोक्विन कहता है, आप कौन होते हैं जेम्मा से माफी मंगवाने के लिए? बटलर खुद को थप्पड़ मारते हुए कहता है, मुझे खेद है मिस जेम्मा, मुझे आपका अनादर नहीं करना चाहिए था। जोक्विन कहता है, आओ मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। हम अंदर मेडलिन हाफमैन को देखते हैं। वह कहती है, क्या जेम्मा ने अपनी गलती स्वीकार की? बटलर कहता है, मिसेस हाफमैन। मिसेस हाफमैन कहती है, ओह जोक्विन राइट, कल मैंने आपके पिता से सुना कि आप घर वापस लौट आए हैं। इस समय आप यहाँ क्यों आए हैं? जोक्विन कहता है, मैं बस यह श्योर करना चाहता था कि जेम्मा को परेशान न किया जाए। मिसेस हाफमैन कहती है, आप क्या कहना चाहते हैं? बटलर उनके पास आकर बताता है, मिसेस हाफमैन अभी। फिर मिसेस हाफमैन कहती है, मिस्टर राइट, यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, लेकिन मैं आपके एफर्ट को अप्रिशिएट करती हूँ। जेम्मा मेरी बेटी है, मैं उसके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। जोक्विन कहता है, आपकी बात सुनकर राहत मिली। अगर यह बात सामने आ जाए कि आप अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ अच्छा व्यवहार कर रही हैं, तो आप वाकई एक अच्छी रेपुटेशन बना सकते हैं और उसे बनाए रख सकते हैं। मैं अब और इसमें अपनी नाक नहीं घुसाना चाहता, इसलिए बच्चे मैंने अपना नंबर तुम्हारे फोन में डाल दिया है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूँ। जेम्मा कहती है, ठीक है, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट। जोक्विन कहता है, गुड नाइट। जेम्मा ऊपर की ओर जाते हुए कहती है, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। मिसेस हाफमैन कहती है, उफ, क्या उस बदमाश पर यकीन कर सकते हैं? पहले मिसेल, अब जोक्विन राइट, वह एक बुरा आदमी है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। बटलर कहता है, मिसेस हाफमैन अभी 10:30 बजे हैं। मिस जेरिल आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही होंगी। हाफमैन कहती है, ओह ठीक है, मैं पूरी तरह भूल गई। मिसेस हाफमैन फ़ोन लगाकर कहती है, जेरिल मैं हूँ, आपका दिन कैसा रहा? बटलर जाते हुए मन में कहता है, जब मिस जेम्मा मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई तो मिसेस हाफमैन तब तक दुखी रही जब तक उन्होंने मिस चेरिल को अडॉप्ट नहीं किया। मिसेस हाफमैन मिस चेरिल को अपनी बेटी के रूप में देखती है, भले ही वह बायोलॉजिकल तौर पर उनकी बेटी नहीं है। दूसरी ओर मिस जेम्मा उनकी बर्थ डॉटर के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। वह कहीं और बेहतर होती। जेम्मा अपने रूम में कंप्यूटर को लॉगिन करती है और मन में कहती है,
क्या घटिया कंप्यूटर है। फिर अपने मोबाइल पर बैलेंस चेक करती है और मन में कहती है बस थोड़ी सी खरीदारी करने के लिए काफी है। फिर वह अपनी खिड़की को खोलकर छलांग लगा देती है। बटलर वह देखता है और कहता है मेरी विजन बदतर होने की है, और मन में कहता है मुझे लगा कि मैंने एक सेकेंड के लिए मिस जेम्मा को वहां देखा। सीन शिफ्ट होता है। हम अंडरग्राउंड मार्केट प्लेस को देखते हैं। हम एक लड़की को देखते हैं। वह कहती है आपके सिर पर $1 अरब का इनाम है। SS रैंक मिशन। हिटमैन लिस्ट में कम से कम 10 ने नौकरी स्वीकार कर ली है। बेहतर होगा कि आप अपनी पीठ देखें। जैक्विन कहता है ऑफ कोर्स, अगर वे मुझे ढूंढ सके। वहां से जेम्मा गुजरती है। उसे देखकर जैक्विन कहता है कोई नोटी बच्चा है। जेम्मा रुकती है और कुछ पुरानी चीजों को देखती है। लोसल राजवंश 339 ईसा पूर्व की एक चांदी का आधा ताल सिक्का। वार्निंग स्टेट पीरियड का मूल्य $5 मिलियन से अधिक है। यह मिला। जेम्मा उसे पॉइंट करते हुए कहती है यह कितने का है। वह लड़का कहता है $500। वह मन में कहता है ओह गिस, मैंने एक गरीब की सेवा करने के लिए पूरी रात इंतजार नहीं किया। उस वाले के बारे में क्या ख्याल है। वह आदमी कहता है आप इसे फ्री में पा सकती हैं, बस सामान ले लो और चले जाओ और जाओ, ठीक है। जेम्मा फोन से पेमेंट करते हुए कहती है कि आपको $500 रिसीव हुआ। वह आदमी कहता है बेचारी नेवी गर्ल, उसे लगता है कि यह चोरी थी। इतनी क्रूरता पूर्वक ईमानदार होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसे रुला दोगे। अरे आपका बैग कैसा रहेगा, मैं आपको रिसीव्ड मनी का आधा पैसा वापस कर सकता हूँ। और वे हंसने लगते हैं। जेम्मा वहाँ से जाने लगती है। वह आदमी कहता है वह तेजी से आगे बढ़ रही है। शायद वह अपने पेरेंट्स के पास रोने के लिए घर जा रही हो। खैर यह उसकी अपनी भलाई के लिए सीखने जा रही है। जेम्मा को पीछे से एक आदमी दौड़ते हुए कहता है अरे मिस वेट, मेरे मालिक आपको उस लॉसल राजवंश चांदी के हाफ टेल सिक्के के लिए $6 मिलियन का भुगतान करने के ऑफर करते हैं। आप क्या कहती हैं? ये देखकर वह आदमी शॉक ही हो जाता है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या जेम्मा उनका ऑफर स्वीकार करती है या नहीं। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।